थैंक यू। श्री अनुराग ठाकुर। आदरणीय सभापति, सर, कैन आई स्पीक फ्रॉम हियर? या प्लीज। यस, थैंक यू। धन्यवाद सभापति महोदय। हमारी पार्टी की ओर से हमारी नेता जी ने मुझे चर्चा प्रारंभ करने का मौका दिया, जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। आजादी के समय से पहले ही रेल का बजट आम बजट से अलग प्रस्तुत किया जाता है। विलियम ऑकवर्थ के नाम से एक शख्स को अंग्रेजों ने एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया था, रेलवे कमेटी का, और विलियम ऑकवर्थ ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसको ऑकवर्थ रिपोर्ट के नाम से जाना जाता था। उस रिपोर्ट में प्रस्ताव रखा गया कि सेपरेशन कन्वेंशन 1924 के तहत रेलवे का अलग से बजट प्रस्तुत किया जाएगा। आज 7 मार्च 2013 हो गई, लगभग 90 वर्ष बीत गए, आज भी हम उसी प्रथा पर चले आ रहे हैं। एक प्रश्न मेरे मन में उठता है कि क्या 90 वर्षों के बाद भी हमें अंग्रेजों की दी हुई प्रथा पर चलना है? मैं मानता हूं कि रेलवे बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या ये खाद्य सुरक्षा से महत्वपूर्ण है? क्या ये कृषि से महत्वपूर्ण है? क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा से महत्वपूर्ण है? लालू जी, रेलवे पे सुगातो जी, मैं भी मानता हूं रेलवे बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या कृषि, राष्ट्रीय सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य इन सबसे महत्वपूर्ण है? इस बात का उत्तर मेरे पास नहीं कि क्या इसका अब भी रेलवे बजट अलग से प्रस्तुत करना चाहिए, लेकिन सदन में उपस्थित सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी बुद्धिजीवियों के सामने मैं इस प्रश्न को रखता हूं। शायद उनके पास कोई उत्तर हो। और मैं अपने चर्चा को प्रारंभ करने से पहले ये कहना चाहूंगा कि सर्विस सेक्टर्स में अगर सबसे बड़ा सेक्टर कोई है तो शायद रेलवे है, जहां पर 14 लाख लोग काम करते हैं, जहां प्रतिदिन 2 करोड़ लोग रेल के माध्यम से देश के कोने से दूसरे कोने पर पहुंचते हैं। और जब हम किसी सर्विसेज के बारे में सोचते हैं तो कुछ मापदंडों को लेकर उसका मूल्यांकन करना चाहिए, और रेलवे बजट का मूल्यांकन करने के लिए मैं 5 मापदंडों पर बात करूंगा। सेवा प्रभार, सुरक्षा, गुणवत्ता, रफ्तार और जीवन क्षमता, सर्विस चार्जेस, सेफ्टी, क्वालिटी, स्पीड एंड सस्टेनेबिलिटी। उपाध्यक्ष महोदय, इन 5 मापदंडों को अपने वक्तव्य का बुनियाद बनाना चाहूंगा। सबसे पहले मैं सर्विस चार्जेस पर बात करूंगा। रेल मंत्री जी ने अपने पहले जो इनके रेल मंत्री रहे, चाहे लालू जी रहे हो, जिस तरह से लालू जी इंद्रजाल बुना करते थे, आंकड़ों का हेरफेर किया करते थे, शायद वो 2004 से प्रथा चली आई, वही हेरफेर आज तक पवन बंसल जी करते चले आ रहे हैं। पवन जी ने कह दिया कि मैंने रेल किराया नहीं बढ़ाया है। सच्चाई ये है, शायद 15 वर्षों के बाद कांग्रेस पार्टी के पास ये मंत्रालय आया होगा, और जैसे ही मंत्रालय आया इन्होंने बजट का इंतजार भी नहीं किया और 21% रेल किराया बढ़ा दिया, तो इनकी सरकार ने बढ़ा दिया है, जो आम आदमी की कमर तोड़ देती है। और शायद बजट में कहते हुए थोड़ी सी भी उनको झिझक नहीं हुई कि 21% किराया बढ़ा दिया गया है। ये तो प्रत्यक्ष तौर पर बढ़ाया गया। अप्रत्यक्ष तौर पर जो बढ़ाया वो फ्रेट चार्जेस है। माल भाड़ा 5.8% बढ़ाया है, 5.8%, और उसके बाद कहा कि इसका कोई प्रभाव आम आदमी पर नहीं पड़ेगा। आखिर फ्रेट चार्जेस का प्रभाव कैसे पड़ता है? अगर आप कुल मिलाकर देखें, चाहे खाद हो, यूरिया हो, ये ट्रेन से आएगा तो किसानों पर उसका बोझ पड़ेगा, और बाद में जाकर आम आदमी पर भी उसका बोझ पड़ने वाला है। खाद्य पदार्थों की बात की जाए तो उसमें जब माल भाड़ा बढ़ता है तो उसका बोझ भी आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है।
मैं सीमेंट की और स्टील की बात करूं, एक तरफ से आपकी सरकार कहती है कि घर बनाइए, दूसरी तरफ से आप माल बड़ा बढ़ा देते और दूसरी ओर से उनकी जेब से वही पैसा निकाल लेते हैं। आपने कोल की बात कही, बिजली के दाम आपकी दिल्ली की सरकार ने जैसे बढ़ाए हैं, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और इसके बाद और बढ़ेंगे। और जब आपका मन यहीं पर नहीं भरा तो आपने और कह दिया कि हम टैरिफ बोर्ड का गठन करेंगे। ये आपने वही बात कर दी जो पीसी चिदम्बरम जी करते हैं। वो किसी पीसी सरकार से कम नहीं, जादूगर से कम नहीं, बाजीगर से कम नहीं। आप लोग आंकड़ों से खेल तो इंद्रजाल बिछाते हो ताकि आम आदमी को समझ ना आए कि रेट बढ़ते कहां से। आज पेट्रोल की कंपनीज हैं, चाहे पेट्रोल डीजल के दाम है, हर दूसरे महीने दाम बढ़ते हैं। पिछले 2 वर्षों में 24 बार दाम बढ़ गए। लेकिन आप कहते हैं हमारी सरकार ने दाम नहीं बढ़ाया, ये तो पेट्रोल कंपनीज ने बढ़ा लिया। बैंक की ब्याज दरें बढ़ती हैं, वित्त मंत्री जी कह देते मैंने नहीं बढ़ाया, आरबीआई ने बढ़ाया है। अगले 1 वर्ष में कई बार दाम बढ़ेंगे और रेल मंत्री जी कहेंगे मैंने नहीं बढ़ाया, ये तो टैरिफ बोर्ड ने बढ़ा दिया है। आप भली भांति जानते कि आम आदमी की जेब से पैसा कैसे निकालें। आप वोट लेना भी जानते, उनका पैसा निकालना भी जानते और आम आदमी की कमर तोड़नी भी जानती है, तो आपकी सरकार जानती कैसे तोड़नी। प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से 21% किराया बढ़ाने के बाद, 5.5% से ज्यादा माल भाड़ा बढ़ाने के बाद, और उसके बाद जब बची कसी कसर रह गई थी तो जो शुरुआत लालू जी ने की थी वही बंसल जी आपने भी नहीं रोकी। चाहे सप्लीमेंट्री चार्जेस थे सुपरफास्ट ट्रेन के लिए, चाहे रिजर्वेशन फीस थी, कैंसिलेशन चार्जेस थे, क्लरिकल चार्जेस हैं, और उसके अलावा तत्काल चार्जेस में भी आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। आपके आंकड़े कहते हैं, जो आपने भाषण में कहा है कि पैसेंजर फेयर्स अर्निंग टारगेट इज 42,210 crores in the year 2013 and 14, an increase of 30%। 30% इनकी आमदन रेल यात्री किराए से बढ़ेगी, लेकिन ट्रैफिक केवल 5.6% बढ़ेगा। अब ये कैसे बढ़ेगा? क्योंकि दाम बढ़ेंगे तो किराया भी आपकी आमदन बढ़ेगी। जो आप सीधा नहीं कहा, आपने इसे किताबों में लिखकर भेज दिया, सीधे तौर पर आपने नहीं कहा। सीधे तौर पर आपने 21% दाम एक बढ़ाए, 5.5% माल भाड़े के बढ़ाए और बाकी तत्काल चार्जेस और बाकी में बढ़ाए। आपने दुनिया भर में कहीं सुना है कि तत्काल के नाम पर एक दिन पहले टिकट मिले तो मैं मानूं, आप 70% टिकटें केवल खिड़की पर देते हैं और 30% टिकटों का कोटा रोक लेते हैं और 6 महीने पहले तत्काल टिकट बेच देते हैं। 6 महीने पहले तत्काल टिकट। अगर आपको दिल्ली से मान लीजिए लुधियाना तक जाना है और उस ट्रेन को अगर वो बंबई से पठानकोट जा रही है तो आपको मुंबई से पठानकोट तक का किराया देना पड़ेगा और तत्काल के चार्जेस अलग से देने पड़ेंगे। यह शरेआम लूट है आम आदमी के साथ। क्या उसके हिस्से की टिकटें उसको नहीं मिलनी चाहिए? 30% टिकटें आप तत्काल में रोक कर रखते हैं और फिर कहते हैं हमने दाम नहीं बढ़ाए। ये इंद्रजाल नहीं तो और क्या है, ये आप लोगों की बाजीगरी है। और जहां तक फ्रेट एडजस्टमेंट कंपोनेंट की आपने बात कही, आप खुद ही कहते हैं कि साल में 2-3 बार किराया भाड़ा बढ़ जाया करेगा। अगर ये सब होना है तो आम आदमी अंदाजा लगा सकता है कि ये सरकार आम आदमी के नाम पर वोट मांगती है और अगले और पिछले दोनों दरवाजे से उसको लूटती भी है। कोई कारण नहीं, उसी माल भाड़े से ग्रेन्स, पल्सेस, ग्राउंडनट ऑयल, यूरिया सब कुछ उसी से जाता है, उसका असर पड़ेगा। और यहां तक कि क्या रेलवे की माली हालत खराब है? ऑपरेटिंग रेशो की सर आपने बात कही। ऑपरेटिंग रेशो एनडीए के समय 91% थी और अब क्या है? पिछले 4-5 वर्षों में 2009-2010 में 95.3%, 2010-11 में 94.6%, 2011-12 में 94.9%, लगभग 95% के लगभग ऑपरेटिंग रेशो है। यह हालात कैसे हुई? लालू जी तो अपने शुरू के भाषण में कहा करते थे ये रेल नहीं, एक जर्सी गाय है जिसका आज तक दूध नहीं निकाला गया। फिर कुछ वर्षों के बाद उन्होंने कहा मैंने बहुत दूध निकाल लिया है।
क्या ये सच्चाई है? उसके बाद ममता जी आई तो उन्होंने कह दिया कि इनके आंकड़े फर्जी थे, इस पर व्हाइट पेपर आना चाहिए। उन्होंने नई दिशा पकड़ी। पिछले 5 वर्षों में इस देश ने 4 नए रेल मंत्री देखे, 5 ही देखे, इनफैक्ट बीच में सीपी जोशी जी भी। अगर ये हालत देश की है और जो रेलवेज की है तो मैं आपके सामने रख ही रहा हूं। जब इनसे एक प्रश्न में पूछा गया कि आप बाकी दुनिया के सिस्टम्स को स्टडी करते हो, क्योंकि मैंने एक इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल पढ़ा था कि 1931 में वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो जर्मन रेलवेज की हालत खराब हुई, उसकी वजह से उन्होंने भारी लॉस है $120 मिलियन का। लेकिन आज उनकी यह हालत है कि लगभग 2 बिलियन पैसेंजर्स प्रति वर्ष उनके माध्यम से सफर करते हैं और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज उन्होंने दी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने पैसा लगाया है। क्या आपकी सरकार के नाम पर कोई पैसा लगाने के लिए तैयार है? क्या आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ पैसा खर्च किया है कि आज से 20 वर्षों के बाद हम कह सकें कि हमारी रेलवे की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी? लेकिन आपसे जब प्रश्न पूछा गया तो आपने उत्तर में कहा, द इंफॉर्मेशन ऑन ऑपरेटिंग रेशियो ऑफ रेलवे सिस्टम्स इन अदर कंट्रीज इज नीदर कंपाइल्ड नॉर मेंटेन्ड इन दिस मिनिस्ट्री। आप सीखने के लिए तैयार नहीं। ये तो हमारे देश की रेल की हालत है। और जहां तक पूरी व्यवस्था की बात की जाए, आज हालत ये है कि मैंने कहा था मैं कुछ विषयों पर रखूंगा। ये मैंने पहले तो अभी केवल पैसेंजर के जो किराए भाड़ा है उससे बातचीत की है, सर्विस चार्जेस की। सेफ्टी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और जो आंकड़े आपके सामने आएंगे आप भी सुनकर परेशान होंगे। मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा और सब लोगों ने बड़ी मेज थपथपाई, there has been a significant reduction in the incidence of rail accidents. Even though the volume of passengers and freight traffic increased manifold, the number of consequential train accidents per million train kilometers has decreased from 0.41 in 2003-04 to 0.13 at the end of 2011-12. मुझे कई बार सुन के हैरानी होती है, दुख भी होता है। जब मंत्री जी की ओर देखता हूं तो लगता नहीं कि शायद इनमें मानवता नहीं होगी। एक देश का रेल मंत्री आंकड़ों में कहता है कि दुर्घटनाएं 0.41 होती थी, अब 0.13 होनी रह गई। क्या एक आम आदमी के जीवन की कीमत आपके लिए कुछ महत्व नहीं रखती है? क्या ये आंकड़ों का हेर फेर नहीं, फिर इंद्रजाल आपने बिछाया है? पैसेंजर ट्रेन और फ्रेट ट्रेन के किलोमीटर जोड़कर आपने आंकड़े फज करके उसको नीचे ले आए। अगर ये सच्चाई है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और कड़वा सच ये भी है कि आपने ये जो आंकड़ों में हेरफेर किया, उसके बावजूद कुछ आंकड़े मैं आपको आपके प्रश्न के उत्तर में जो दिए थे वो इस सदन के सामने रखना चाहूंगा। अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग, जिसके सबसे ज्यादा मौतें उसके कारण होती है। 2011-12 में उपाध्यक्ष महोदय 14,611 लोगों की जानें गई और 2012-13 के पहले 6 महीने में केवल सितंबर तक 15,934 लोगों की जानें गई, जो लगभग 1,300 जानें ज्यादा गवाई मात्र 6 महीनों में एक साल की तुलना में। क्या आपके पास इस बात का उत्तर है? कोई तर्क है? आप घुमा फिराकर केवल अपने लिए तालियां बजवाना चाहते हैं, मेज थपथपाना चाहते हैं, लेकिन जिन लोगों की जान जाती है उनके बारे में आप कोई सोच नहीं है आपकी। वैसे हम आपसे कोई ज्यादा उम्मीद भी नहीं करते, इसलिए किसी ने 2 शब्द कहे, 2 लाइनें कहीं, मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। तुम और वफा करोगे ये मैं मानता नहीं, उसको फरेब दो जो तुम्हें जानता नहीं। ये देश आपको जान चुका है। लालू जी के समय से लेकर अब तक जो 9 वर्षों में आपकी सरकारों ने किया है वो केवल आम आदमी को ठगा है, आंकड़ों का हेरफेर किया है और रेलवे को घाटे की ओर ले जाते चले जा रहे हैं। और मैं यहां पर एक बात और कहना चाहता हूं। आपने 2 कमेटीज बनाई, सैम पिट्रोडा की और अनिल काकोडकर की। कुछ रिकमेंडेशंस उन्होंने दी हैं जिसमें उन्होंने कहा कि मुंबई की जो सबअर्बन रेलवे लाइन है उसके आसपास लगभग 6,000 लोगों की मौतें होती और वो भी अनमैन्ड रेल क्रॉसिंग्स के कारण होती।
1000 लोग जो ट्रेन से जहां पर बहुत सारे लोग ऊपर चढ़ते हैं, जो कोई दरवाजे के बाहर लटका है, कोई गाड़ी के ऊपर बैठा है, जिनको जगह नहीं मिलती, वो लोग या टक्कर के कारण या फिर बाहर लटकने के कारण गिरकर मर जाते हैं। और सच्चाई ये भी है कि जो 64,000 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क है वो कई ऐसे क्षेत्रों से होकर गुजरता है जिसके आसपास बहुत सारी घनी आबादी वाली बस्तियां हैं, झुग्गी झोंपड़ियां हैं। उनके लिए कोई और चारा नहीं बल्कि उन रेल पटरियों पर से क्रॉस करके उनको इधर उधर जाना पड़ता है और अधिकतर लोग वहां पर मर जाते हैं। आपने अपने आंकड़ों में कहा कि लगभग 17,000 अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग्स इस देश में है और आप खुद ही कहते हैं कि केवल 1100 करोड़ रुपए हमें मिलता है सेंट्रल रोड फंड से, जबकि आपको 5,000 करोड़ की आवश्यकता है। इसका मतलब अगले 10-20 सालों के लिए यही आंकड़े आते रहेंगे, 15-20 हजार लोग प्रति वर्ष इन रेल दुर्घटनाओं में मारे जाते रहेंगे। आप क्या करने वाले हैं? और उसी कमेटी की रिपोर्ट में कहा है अनिल काकोडकर ने, trespassing occurs because of lack of barricading, fencing, lack of adequate number of pedestrian overbridges। अगर ये सबकी कमी है तो आप क्या करने जा रहे हैं, कितने कम समय में करने जा रहे हैं? आपने उसमें यह भी कहा कि सेफ्टी सेस लगाने की बात उन्होंने कही। क्या आप सेफ्टी सेस लगाने जा रहे हैं पवन? लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं? आप अपने उत्तर में जरूर बताएं, क्योंकि यह भी बात आपने आम आदमी से छिपाई और आपने कहीं ना कहीं अपनी जो रेवेन्यू दिखाया उसमें कहीं ना कहीं सेफ्टी फंड के नाम से लगभग 2,000 करोड़ रुपए आप इस साल रेस करने वाले हो। इसका मतलब ये भी आप आम आदमी की जेब से निकालने वाले हो। ये आप ही की पेज 22 पे पॉइंट नंबर 72 में लिखा हुआ एनुअल प्लान में। अगर जो उपाध्यक्ष महोदय मैंने कहा कि लगभग 2 करोड़ लोग प्रतिदिन इंडियन रेलवेज के माध्यम से देश के कोने से दूसरे कोने पर जाते हैं, उनकी जान को खतरे में भी ये लोग डालते हैं, उसकी कभी चर्चा नहीं करते। 1.5 लाख से ज्यादा वैकेंसीज केवल सुरक्षा वाले सेफ्टी सेक्टर वाले में आपने खाली छोड़ रखी है। 1.5 लाख नौकरी। आप समझ सकते हैं कि आम आदमी की जान की जो रक्षा सुरक्षा करनी चाहिए उसको लेकर रेलवे मंत्री गंभीर नहीं। 31 मार्च 2001 को रेलवे के कुल कर्मचारी थे 15,12,530। 31 मार्च 2009 को कम होकर आ गए 13,80,000। आज की स्थिति वो आप जानते हैं, उससे भी कई लाख कम हो गया। कुल मिलाकर केंद्र सरकार के जो कर्मचारी 5 प्रमुख विभागों के थे वो 38 लाख से कम होकर 30 लाख रह गए। आपकी सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है, आम आदमी की सुरक्षा को भी आपने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। और जो आपने 1.5 लाख पोस्ट भरने की बात कही, पिछले 9 वर्षों में आपने कितनी भरी जो आप एक वर्ष में 1.5 लाख पोस्ट भर देंगे? पैसा आपकी सरकार के पास है नहीं, आपके कहने के बावजूद कोई PPP मॉडल में, PPP मॉडल में आता नहीं। और आप कहते हैं 10% आपने RPF में वुमेन के लिए सीट्स रिजर्व रखी है, केवल 10%। संसद में हम 33% महिलाओं को लाने की बात करते हैं और आप रेलवे में केवल 10% पोस्ट भरने की बात करते हैं। और आप ही की रिपोर्ट में कहा गया है 40% कॉन्सिक्वेंशियल एक्सीडेंट्स एंड 60% फैटलिटीज आर अकाउंटेड फॉर बाय लेवल क्रॉसिंग्स। मैं बार बार उसी बात पर इसलिए आ रहा हूं सर कि इसके लिए आपके पास उपाय क्या है। मैं इस पे कुछ है दिखा सकता हूं 1 मिनट के लिए कि नहीं दिखा सकते? क्योंकि ये वो वीडियो है 1 मिनट का है पवन जी, मैं आपको मंत्री जी को मैं इसके बाद दे सकता हूं। उन्हीं ट्रैक के नीचे जो आपका सीमेंट का ब्लॉक लगा होता है उसके अंदर एक जनरेटर फिक्स हो जाता है इतना छोटा सा, वो स्लीपर निकालना, उसकी जगह दूसरा लगाना है। काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है और वो एक बैटरी में स्टोर हो जाती है जो उसको एक मैन्ड या अनमैन्ड क्रॉसिंग तक ले जाएगी और आपको बिजली के कनेक्शन की जरूरत नहीं है। ये जो आपने सोलर का प्रयोग किया और विंडमिल की आप बात करते हैं, आपकी दोनों फेल हो गई। आप RDSO से पता कर सकते हैं, जहां आपने सोलर के पैनल लगाए थे दूसरे दिन वो मिट्टी से भर जाता है, उसके लिए आपको उतनी मैन पावर और रखनी पड़ेगी। अगर इन्हीं ट्रैक्स पर आप ये काइनेटिक एनर्जी का लगाते हैं उपकरण
तो ना आपको खर्चा करना पड़ेगा और 200 मैंड या अनमैंड क्रॉसिंग्स के ऊपर आपको केवल एक यूनिट बनाना पड़ेगा जो आपके जीएसएम ऑपरेटर्स के माध्यम से सीधा चल सकता है और आपके लाखों करोड़ रुपए बच सकते हैं। ये मैं इसके बाद देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं यहां पर केवल आपकी आलोचना करने के लिए खड़ा नहीं हुआ। देश में हमारा सहयोग कैसे हो सकता है, विपक्ष की भूमिका हम सकारात्मक तौर पर कैसे निभाएं, उसमें मैं अपनी ओर से एक प्रयास कर रहा हूं। सेफ्टी ऑफ ब्रिजेस की बात की जाए, यहां पर देश में लगभग 36,700 पुल ऐसे हैं जो आजादी से पहले के बने हुए 100 साल पुराने, और उनकी आज स्थिति क्या है। दिल्ली और मुंबई से महत्वपूर्ण लिंक देश के लिए क्या होगा, उसकी हालत क्या है। वैरबगढ़ ब्रिज जो रतलाम में है, वो आज से 8 साल पहले उसको डिस्ट्रेस्ड कह दिया गया, आज से 8 वर्ष पहले। उस पर आपकी सरकार ने क्या कार्रवाई की? 8 वर्षों में कुछ नहीं किया। कह दिया कि पैसे की कमी है, उस पर काम शुरू नहीं हो पाया। ये 330 मीटर का ब्रिज है, अगर ये टूट जाए तो जो 50 ट्रेन प्रतिदिन जाती है, इसका मतलब 50 ट्रेन रोज की आनी जानी बंद हो जाएगी। यानी कि ड्राइवर जो है रेलवे इंजन में, वो लगभग आधा घंटा पहले ट्रेन की स्पीड कम कर लेता है, उसको 10 किलोमीटर की रफ्तार पर लाकर पुल पर से गुजरता है और आधे घंटे बाद फिर उसकी रफ्तार बढ़ाता है। आप सोच सकते हैं इसके ऊपर नुकसान कितना होता होगा, कितनी बिजली, कितना डीजल, कितनी बाकी खपत होती होगी। जो समय की नुकसान होता है वो उससे ज्यादा नुकसान होता होगा। लेकिन मंत्री महोदय ने कह दिया हमारे पास पैसों की कमी है, ये हो नहीं सकता। जिस दिन टूट जाएगा तो ट्रेन बंद हो जाएगी, या फिर जिस दिन हजारों लोग की जान चले जाएगी तो आप फोटो खिंचवाने के लिए हाथ में चेक लेकर उनके परिवारों के पास चले जाएंगे, लेकिन पहले कोई कदम नहीं उठाएंगे। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि आपने 50 वर्षों तक राज किया है और ये रेलवे की स्थिति कर दी। I wish to ask the minister a very specific question, sir. And it is related to the safety of passengers. Are these bridges tested for by non-destructive testing techniques like ultrasonic, acoustic emission, strain gauging and radar, underwater inspections, mapping unknown foundations, and testing the foundations of bridges, fatigue life and the residual life assessment techniques? If so, how many times and how regularly? कृपया करके इसका उत्तर जरूर दें, क्योंकि ये आम आदमी की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। सुरक्षा की चिंता या रेल के स्वास्थ्य की चिंता किसी ने की थी। मैं सुरक्षा और स्वास्थ्य को साथ में इसलिए जोड़ रहा हूं कि इस बारे में किसी व्यक्ति ने सोचा था तो देश के केवल एक प्रधानमंत्री ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने, जिन्होंने रेल सेफ्टी फंड बनाया था, तो केवल अटल बिहारी वाजपेयी ने 17,000 करोड़ रुपए दिए। और अगर रेल आज ज्यादा ढुलाई कर सकती है, ज्यादा बोझ ले जा सकती है, तो नीतीश कुमार जी उस समय मंत्री थे और अटल बिहारी वाजपेयी ने 17,000 करोड़ रुपए दिए थे, जिसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कई एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स की शुरुआत उस समय की गई और नेशनल रेल विकास योजना की बात की गई। इसके अंतर्गत जितने प्रोजेक्ट चले हैं, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उनकी स्थिति आज की डेट में क्या है। हजारीबाग को जोड़ने वाली लाइन जो यशवंत सिन्हा जी ने मुझे अभी बताया, कहा था कि जल्द पूरा कर लिया जाएगा। ये जल्द कितना जल्द होता है, कृपया करके ये भी बताइए, क्योंकि इस पर मैं बहुत जल्दी आने वाला हूं। 1975 के जो रेलवे लाइनें शुरू हुई हैं, 40 वर्ष हो गए, 347 प्रोजेक्ट आज भी पेंडिंग है। इनसे ज्यादा उम्मीद मत कीजिए। अगले वर्ष आपकी सरकार आएगी, शायद तब बनकर तैयार होगी। इनसे हम ज्यादा उम्मीद नहीं लेकर चलते। जहां तक तीसरी मैं क्वालिटी पर आना चाहता हूं, गुणवत्ता पर, माननीय मंत्री जी ने छलांग लगाने से पहले धराशायी हो गए। इन्होंने आसमान की ओर नहीं देखा, एक जमीन से जुड़े रह गए। इन्होंने अपने वक्तव्य में पॉइंट 8 पेज नंबर 3 में कहा है, द नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रेन हैज इंक्रीज फ्रॉम 8,897 in the year 2001 to 12,335 in the year 2011-12. Yet the losses on these operations continue to mount, increasing from 4,955 crores in 2001 to 22,500 crores in the year 2011-12. आगे सुनने वाली बात है। This has also resulted in the deterioration of services extended to our esteemed passengers.
खुद माना है कि सर्विसेज और गिरी हैं, और दूसरी ओर आप कहते हैं हम आईएसओ सर्टिफिकेशन की बात करते हैं। आपको आईएसओ सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं। यहां पर जितने सांसद यहां पर बैठे इनमें से 90% लोग ट्रेन के माध्यम से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जाते हैं, शुक्रवार को जाते हैं, सोमवार को फिर आते हैं। इनसे पूछ लीजिए क्या सर्विसेज सुधरी है कि खराब हुई है? बद से बदतर हुई, बर्बाद हो गया, बद से बदतर हुई। काहे की सर्टिफिकेशन चाहिए? हाउ सर्टिफिकेशन दे देगा? चूहे और कॉकरोच मिलते हैं। ये हालत मंत्री जी आपने देश के, मैं आपको भी कितना कोसूं, आपके पास तो अभी मंत्रालय आया है, लेकिन आपने कसर कोई नहीं छोड़ी आम आदमी की कमर तोड़ने की। पैसेंजर फेयर बढ़ाकर, रेल फेट बढ़ाकर। देखिए चर्चा शुरू हो गई जब गुणवत्ता की बात आई। हमारे सांसद कितने गंभीर हैं गुणवत्ता को लेकर, क्योंकि ये आपकी तरह किसी अनुभूति की बात नहीं करते, ये अपने एक्सपीरियंस की बात करते हैं, जो आम नागरिक की तरह ये ट्रेन में सफर करके करते हैं। गुणवत्ता की बात में ये करूं, मंत्री जी चंडीगढ़ से आते हैं, बहुत पॉश इलाका है, इसीलिए उन्होंने अनुभूति की बात की कि वहां पर वाईफाई होगा। हाँ, इसीलिए वहां पर जहाज की कमी ना रहे उसका प्रयास कर रहे हैं। आम आदमी के नाम पर कांग्रेस केवल वोट मांगती है, लेकिन आम आदमी सेकंड क्लास के डिब्बे में सफर कैसे करता है, शौचालयों की स्थिति क्या है, उसके लिए खाने की सुविधा क्या है, उसके बेड की सुविधा क्या है, और तो और उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस वास्तुकार की ढूंढ में हूं जिसने वो डिजाइन की थी सीढ़ी ऊपर चढ़ने के लिए। मुझे एक बार एक बुजुर्ग ने कह दिया कि बेटा ऊपर वाली सीट ले लोगे, ऊपर चढ़ना कितना मुश्किल है, ये हमारे जैसे नौजवानों के लिए मुश्किल है, तो आम बुजुर्ग और महिलाएं ऊपर वाली सीट पर कैसे चढ़ती हैं? क्या उसको डिजाइन को चेंज करने के बारे में आपने कभी सोचा है? गुणवत्ता की बात पे तो आपने पहले ही घुटने टेक दिए हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, गुणवत्ता की बात अपने डिपार्टमेंट से शुरू होती है। आपने अपने शुरुआती दौर में कहा, अपने शुरुआती भाषण में कहा कि 14 लाख कर्मचारियों के बल पे हम भारतीय रेल को बुलंदियों पर ले जाएंगे, लेकिन उनको जब 2 साल बाद वर्दी देने की बात आती है तो बिलो क्वालिटी की आप उनको वर्दी देते हैं, वो आंदोलन करते हैं, वो कोई डिजाइनर वर्दी नहीं मांगते। केवल आपने जो अपनी किताबों में लिखा है कि ब्रांडेड कपड़ा देंगे, कि अगर आपकी सरकार वो देने में भी सक्षम नहीं है तो आपसे क्या उम्मीद की जा सकती है कि आप आम ग्राहक को क्या देंगे? खाने की बात कही, कभी कॉकरोच खाने में निकलता है, कभी चूहा निकलता है, कभी लंबे बाल निकलते हैं। ये तो रेलवे के खाने की हालत है, और इस देश की हालत क्या होगी वो देश जान सकता है। और ट्रेन में सफर करने वाला कहीं ना कहीं ये सोचता थोड़े पैसे में और खर्च कर लूं तो शायद मैं हवाई जहाज से चल जाऊं, क्योंकि लो कॉस्ट एयरलाइंस बहुत आ गई। टॉयलेट्स की मैंने बात कही, इनके एक मंत्री जी अपना पॉइंट स्कोर करने के लिए देश भर में कहते हैं कि बायो टॉयलेट्स होने चाहिए, बायो टॉयलेट्स होने चाहिए, ग्रीन टॉयलेट्स होने चाहिए, इको टॉयलेट्स होने चाहिए। आपके इसमें कोई चर्चा ही नहीं की गई कि कितने समय के अंतर्गत आप ट्रेनों को बायो टॉयलेट्स देंगे, इको टॉयलेट्स देंगे, ताकि खुले से शौच मुक्त की जो हम देश की बात करते हैं, निर्मल ग्राम पुरस्कार की हम बात करते हैं, एक और हम गांव-गांव में चले, आप आज तक ट्रेनों को नहीं कर पाए। इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य और क्या होगा? कभी जाइए आम आदमी की बात क्या, आप फर्स्ट एसी के टॉयलेट में जाकर देखिए, हालत खराब हो जाती है। और जो चद्दर और तकिए की मैं बात करूं पवन जी, मैं इस पे फोटोग्राफ मेरे पास है, मैं आपको दिखाऊंगा इसके बाद। ऐसे तकिए मिलते हैं, ऐसी चद्दर मिलती है कि मैंने पिछले कई वर्षों में, पिछले 3 वर्षों में मैं घर से चद्दर साथ में लेकर जाता हूं, क्योंकि वहां जो चद्दर मिलती है वो मैली होती है, मुश्क मारती है, कंबल से मुश्क आती है। ये पूछिए बाकी सांसदों से। अगर फर्स्ट एसी में ये हालत है तो सेकंड एसी और 3 टियर एसी में क्या हालत होती होगी? और आप तुलना करना चाहते हैं जर्मन की, फ्रांस की, चाइना की ट्रेन के साथ। इस पर भी मैं 2 लाइनें पढ़ना चाहता हूं। छुट्टी नहीं है जो प्लीज नेताजी 2 लाइनें पढ़ रहा हूं मंत्री जी के लिए। छुट्टी नहीं है जो तेरे जहां की हालत है, यहां तो सांस लेना भी बड़ी जिसारत है। आपने ये हालत रेलवे की कर रखी है कि आम आदमी शायद उसमें सफर करने से भी तंग आ गया है।
लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आपका एकाधिकार है, मोनोपोली है। आम आदमी के पास कुछ और बचा भी नहीं है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि जिस तरह से हमारा रोड नेटवर्क बढ़ा है, अटल जी ने वो कल्पना की थी, आज बढ़िया नेशनल हाईवे बने हैं, तो लोगों के लिए चाहे वॉल्वो बसेस हो, बाकी हो, तो कई लोग उसमें भी सफर करते हैं, लेकिन रेल से कन्नी काटते हैं। आपका फ्रेट में भी आपका शेयर कम हुआ है और आपका जो पैसेंजर वाला है उसमें भी आपका शेयर कम हुआ है।